प्यारे छात्रों, आज हम आपको पिछले दिनों मंगोल साम्राज्य के विषय में बता रहे थे। आज आपको हम बहमनी एवं विजयनगर राज्य के विषय में बताएंगे। अगला चैप्टर आपका है बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य। ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य क्या था, इसके विषय में आपको जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब जो दक्षिण भारत है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय जो दिल्ली सल्तनत की सत्ता थी, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दो ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर करीब करीब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और साम्राज्य स्थापित कर लेने के कारण चूँकि मुस्लिम शासक हुआ करते थे, तुर्क शासक थे, इन लोगों ने हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाया। हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के कारण दक्षिण भारत के जो हिंदू आचार्य हुआ करते थे, हिंदुओं के जो विद्वान हुआ करते थे, उन लोगों के अंदर इनके प्रति एक आक्रोश की भावना पैदा होती है और इन्हीं तुगलक वंश के शासकों के खिलाफ या मुस्लिम शासकों के खिलाफ एक नई आवाज़ उठाते हैं। और उसमें उस समय के प्रमुख विद्वान एक हुआ करते थे माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य ने एक नए राजवंश की स्थापना के लिए वहाँ के हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई हुआ करते थे और उन्हीं के नेतृत्व में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की। करीब 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और चूँकि इनके पिता का नाम संगम था और इनके पिता के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम संगम राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। किस राजवंश के? संगम राजवंश के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये सभी बहुत ही प्रतापी शासक उस समय के हुए और इन्होंने तुगलक वंश के जो शासक थे वारंगल तक इन्होंने आक्रमण कर लिया था जीत करके। इन लोगों के साथ युद्ध किया। पहले इनकी सेना में ही वो नौकरी करते थे। धीरे धीरे उनकी हर कूटनीतिक चाल को जब समझ गए तो उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1336 में जब इन्होंने साम्राज्य की स्थापना कर दी, विजयनगर साम्राज्य की, तो इसने अपने सीमा विस्तार के लिए एक सशक्त शासन स्थापित किया। हरिहर जो था, हरिहर प्रथम जिसको कहा जाता है, और उसने उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी, मीन्स कृष्णा और कावेरी जहाँ पे बहती हैं, जैसे आपकी गंगा जमुना है, कृष्णा से लेकर के और कावेरी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र पर हरिहर प्रथम ने शासन शुरू कर दिया, जिसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद। फिर इसका भाई जो होता है हरिहर का, बुक्का शासन करता है। और यह सब और भी आगे तक दक्षिण में रामेश्वरम तक, तमिलनाडु में आप जाएंगे तो लंका की तरफ, जहाँ पे लंका आपको दक्षिणी पूर्वी सीमा पर दिखाई देता है, वहीं पर एक छोटा सा द्वीप है भारत का ही, जिसे रामेश्वरम कहते हैं। भगवान राम जहाँ पर जाते समय अयोध्या से जब लंका जा रहे थे, तो उसी रामेश्वरम में ही उन्होंने एक पुल का निर्माण किया था, सेतुवाद रामेश्वरम जिसे कहा जाता है। ऐसी कहानियों में मिलता है। अब किया था कि नहीं किया था, मैं तो वहाँ जाके देखा, कोई पुल उल नहीं दिखता, लेकिन ऐसा मान्यता है कि समुद्र के अंदर पहाड़ी जैसी चट्टानें हैं और
उसी को लोग सेतुबांध रामेश्वरम कहते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, कभी जाने का आपको सौभाग्य मिले तो आप जाके देखिएगा, छोटे छोटे पत्थरों को लोग समुद्र के किनारे ऐसे गड्ढा बना के रखे हैं और उसमें पानी निकला रहता है रेत में, और उसको पत्थर को फेंकते हैं, पत्थर उसमें तैरता है। ऐसा माना जाता है कि नल नील ने जिस पत्थर को छू दिया था वो पानी पर तैरता है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो भी पत्थर क्या कर रहा था, उसी पानी पर तैर रहा था। इससे एक विश्वास और लोगों को बढ़ जाता है कि इसका मतलब हो सकता है कि भगवान राम इसी रास्ते से सेतुबांध रामेश्वरम में पुल बांध करके और गए रहे होंगे। इस तरह की बात क्या है, छोड़िए उसको। और इस जो बुक्का ने जो है रामेश्वरम तक अपनी सीमा फैला लिया और जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम धर्मों को मानने वाले धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। ऐसा नहीं था कि लोग कट्टरपंथी थे, नहीं। मुसलमान तो कट्टरपंथी थे कि हमारे धर्म के साथ जो है खिलवाड़ करते थे, हमारी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कर देते थे। लेकिन जो हिंदू शासक हुआ करते थे वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा तो करते ही थे, दूसरे धर्मों के साथ भी सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखते थे। उनके साथ किसी प्रकार का द्वेष या घृणा का भाव नहीं रखते थे। इसके अलावा एक दूसरा शासक किसी का था, हरिहर द्वितीय के नाम से, जो 1337 में शासक बनता है और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मैंने बताया था जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को महामहिम, राज्यपाल को महामहिम शब्द से संबोधित किया जाता है, ऐसे ही वहाँ उस समय के राजाओं को, जो हिंदू राजा हुआ करते थे, उनको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। इसने मैसूर से लेके, कांजीपुरम से लेके, चिंगलपुर से लेके त्रिचिरापल्ली आदि नगरों पर इसने विजय प्राप्त की और अपनी शासन व्यवस्था को संगठित किया और हिंदू मंदिरों को निर्माण कराया। चूँकि हिंदू शासक था, स्वाभाविक बातें थी कि वो मंदिरों का निर्माण करवाएगा। इसके बाद देवराय द्वितीय आता है और उसने भी शासन किया। बहुत ज़्यादा दिन तक इसका शासन नहीं था। फिर संगम वंश का अंत होता है देवराय द्वितीय के बाद, और 1465 ईस्वी में इसके शासक जो आने वाले और जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल हो जाते हैं और इस संगम वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। एक छोटा सा राजवंश आता है, सालू राजवंश। एक तीसरा सालू राजवंश, सालू राजवंश। यह वंश भी बहुत ज़्यादा जो प्रतापी नहीं था, शासन करता है कुछ दिनों तक, करीब 1486 से लेकर 1490 नियर अबाउट करीब 4 वर्ष तक इसका भी शासन रहता है। और ये भी शक्तिशाली सेनाएं गठित करता है, अरब व्यापारियों से घोड़े खरीद इत्यादि चीज़ें करता है। साहित्य में प्रेम लोग रखते हैं इस वंश के शासक, लेकिन कोई विशेष इनका इतिहास नहीं मिलता। ऐसे ही नरसिंह सालू जो इसका अंतिम शासक हुआ करता था सालू राजवंश का, इसके मृत्यु के बाद एक तीसरे राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम है तुलु राजवंश। कौन सा? तुलु राजवंश। ये तुलु राजवंश क्या था? तुलु राजवंश का जो सबसे प्रतापी राजा था कृष्णदेवराय द्वितीय, नहीं कृष्णदेवराय था। ये करीब 1509 ईस्वी में शासन करता है और बहुत ही अपनी सीमाओं का विस्तार करता है आसपास के पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करके। और यह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। कृष्णदेवराय को संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता था और इसे दक्षिण का या आंध्र का भोज के नाम से भी जाना जाता था। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएं कि आंध्र के भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आंध्र का भोज कृष्णदेवराय को जाना जाता था। इसके अलावा कृष्णदेवराय की भी मृत्यु होती है। इसके बाद एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। इसको भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि तालीकोटा का युद्ध क्या था। ये तालीकोटा क्या था इसको आप जाने। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ये तालीकोटा के युद्ध जो था, इस समय रामराय वहाँ का शासक हुआ करता था
करीब 1526 के आसपास, जिस समय बाबर जो इस समय पानीपत का युद्ध कर रहा था इब्राहिम लोदी से, उसी समय तालीकोटा का युद्ध दक्षिण भारत में चल रहा था। राम राय वहाँ का एक शासक था, बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, और उसने करीब 5 राज्यों को फूट डालने का प्रयास किया। उसके आसपास के जो राज्य थे उसमें फूट डाल दिया। कूटनीति का मतलब होता है कि आप अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने विचारों से जब युद्ध करते हैं, अपने दिमाग से जब किसी को लड़ाते हैं, किसी को तोड़ देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कूटनीति कहा जाता है। और कूटनीति के तहत इसने 5 राज्यों में, जैसे बीजापुर वहाँ के राज्य थे, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, इन 5 राज्यों में उसने क्या कर दिया? फूट डाल दिया। और फूट डालने के बाद इन सभी पर उसने क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। और विजयनगर की सारी सेनाएं उस समय परास्त हो गईं। फिर एक आता है युद्ध आर्यवुड का। आर्यवुड वंश था एक, आर्यवुड वंश, ये भी इसका क्या, इसका जो रामराय का भाई तिरुमल था, एक तालीकोटा में राम राय वहाँ का शासक हुआ करता था, जिसने 5 राज्यों को विजित करके अपना शासन सत्ता स्थापित की। और आर्यवुड में जो था वो तिरुमल राम राय का भाई था, जो पेंगलगोंडा को राजधानी बनाया और विजयनगर राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास किया इसने भी। और इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तिरुमल की मृत्यु के बाद भी और इस तुलु वंश का, आर्यवुड वंश का भी क्या नाम से विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर विजयनगर के शासन व्यवस्था की बात आती है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी आज़ादी से पहले जो भी शासन व्यवस्था आपने देखा था वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में नहीं थी। राजतंत्रात्मक का मतलब कि जहाँ पर राजा ही सर्वे सर्वा होता है, उसके सिवा कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता। इसलिए शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था, एक केंद्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर और एक जिले स्तर पर था। इसलिए इसमें जैसे आज हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, ऐसे उस समय भी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद हुआ करती थी राजा की सहायता के लिए। और राज्य के प्रमुख पद जो है क्या किसके जिम्मे था? वो राजा ही प्रमुख होता था, सम्राट जिसको कहते थे। इसके अलावा राज्य के अधिकारी कर्मचारी को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। नगद वेतन उस समय नहीं दिए जाते थे, बल्कि उनको ज़मीन दे दी जाती थी कि आप फला पद पर हो तो यह इतनी ज़मीन लेके रखो अपने पास और उसी से अपना खर्च चलाओ। और इस व्यवस्था को नायकाट व्यवस्था कहा जाता था। हो सकता है पूछ दे कि नायकाट व्यवस्था क्या थी, तो आप ये जान लीजिए कि जो राज्य के कर्मचारी अधिकारी होते थे उनको वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी, इस व्यवस्था का नाम क्या कहा जाता था? नायकाट। और यह भूमि अमरन तथा सैनिक अधिकारी को नायक कहा जाता था। इस तरह के शब्द आपसे पूछा जा सकता है। न्याय व्यवस्था क्या स्थिति थी वहाँ की? न्याय व्यवस्था के लिए राजा ही सर्वोच्च होता था और राजा ही न्याय करता था। प्रांतपतियों को, ग्राम पंचायतों को भी न्याय करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सर्वप्रमुख जो न्याय देने का काम किसका था? राजा का था। और फौजदारी मामलों में कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को अंग भंग कर दिया जाता था, उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते थे या मृत्युदंड दिया जाता था। कृषि एवं सिंचाई का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ था। प्रांतीय व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? मैंने बताया था पीछे भी कि यहाँ के प्रांतों को कोट्टम या वालनाडु कहा जाता था और कोट्टम को जिले भी कहा जाता था। ऐसे ही स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था का मतलब जिले से लेकर के ग्राम स्तर तक की जो व्यवस्था होती थी उसको हम स्थानीय शासन व्यवस्था कहते थे उस समय दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में। और उसको आयंगट कहते थे या स्थानीय शासन। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे आयंगट क्या था, तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता? आयंगट कहा जाता था उसको। ऐसे बहमनी राज्य का आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर पुनः जब अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है फिर से, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक बहमनी राज्य, बहमन शाह नाम, हसन गंगू नामक एक व्यक्ति था बहमनी वंश का, उसी ने उसकी स्थापना की थी। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछे जाए कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू को आप जानते रहे। हसन गंगू ने ही बहमन शाह की उपाधि धारण की। हो सकता है बहमन शाह पूछ दे कौन था। ऐसे ही बहमनी राज्य
रायपुर और दोआब, दोआब मैंने बताया था कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते थे, दोआब कहते थे। जैसे गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। 5 नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको मैंने पंजाब बताया था आपको। ऐसे ही कृष्णा और कावेरी के बीच का जो क्षेत्र था उस समय उसको दोआब के नाम से जाना जाता था। बहमनी राज्य क्षेत्र में गोलकुंडा क्षेत्र जो था बहुत ही संपन्न था। गोलकुंडा में हीरे की खान हुआ करती थी, इसलिए इसके लिए भी युद्ध हुआ करते थे और गोलकुंडा को लोग जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े ही महत्वाकांक्षी थे और अक्सर प्रायद्वीप पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, चाहे वो बहमनी वंश के थे या विजयनगर साम्राज्य के। ये सभी जो है अक्सर इन दोआब क्षेत्रों को क्या नाम से गोलकुंडा क्षेत्र को जीतना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर हीरे के खाने हुआ करते थे। और बहमनी राज्य की उन्नति के क्षेत्र में एक जौनपुर नामक स्थान था, बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ था वहाँ पर। इसके अलावा ये राज्य पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन तक के व्यापार करते थे। बहमनी राज्य के जो शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, एशिया, अफ्रीका, चीन, पूर्वी एशिया, इन सभी क्षेत्रों पर जो है अपना क्या करते थे, शासन करते थे, व्यापार करते थे और इनसे व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। ऐसे ही व्यापार के माध्यम से जब वहाँ के व्यापारी आपके देश में आते थे तो उसके साथ साथ उनकी भाषा संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था और भाषा संस्कृति के आदान प्रदान होने से वहाँ के विचारों के आदान प्रदान से हम उनकी संस्कृतियों को अपनाने लगते थे, वे हमारी संस्कृतियाँ अपनाने लगते थे। ऐसे ही बहमनी राज्य का पतन की स्थिति क्या आती है। बहमनी राज्य के जो अयोग्यता एवं अनेक अत्याचार पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर युद्ध, विदेशी एवं दक्षिण भारतीय अमीरों से संघर्ष, महमूद गमा की हत्या आदि कारण थे। क्योंकि किसी भी राजवंश के पतन के विषय में जब भी आप देखते हैं तो जब उसके उत्तराधिकारी आने वाले शासक जब योग्य शासक नहीं होते तो धीरे धीरे उस राज्य का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। और जब पतन होने लगता है तो ऐसी स्थिति में उस राजवंश की, उस राज सत्ता की क्या होती है, स्थिति समाप्त होने लगती है और धीरे धीरे वह वंश, वह राज्य क्या होता है, पतन की कगार पर होता है। जब तक उसके योग्य उत्तराधिकारी होते हैं तब तक तो शासन व्यवस्था ठीक से चलती है, लेकिन आने वाले उत्तराधिकारियों में जब अय्यासी भोग विलासिता व्याप्त हो जाती है और तब वो जो है शासन व्यवस्था को सही ढंग से, सही रूप से संचालित नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में बहमनी साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। जो बहमनी साम्राज्य चीन से लेकर के, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के, पूर्वी एशिया से लेकर के सारे क्षेत्रों में अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किया रहता है, वह धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, पतन के कागार पर चला जाता है। ये प्रकृति का नियम भी है, उत्थान और पतन सभी का होता है। कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं बना रहता, चाहे कोई भी हो। किसी का भी आप देख लें संसार में, कोई भी अस्थायित्व रूप से बना नहीं रहता। उत्थान और पतन ये प्रकृति का क्या है, नियम है। इसलिए बहमनी साम्राज्य भी धीरे धीरे क्या होता है, पतन के कागार पर चला जाता है। और अमीरों में मतभेद, मैंने बताया था कि उस समय अमीर लोग जो हुआ करते थे, सरदार जो हुआ करते थे, जिसको चाहते थे उसको क्या करते थे, सत्ता पर आसीन करते थे और जिसको चाहते थे उसे सत्ता से पदच्युत कर देते थे, उसको गद्दी से हटा देते थे। ऐसी स्थिति में बहमनी साम्राज्य का क्या होता है, पतन हो जाता है। यहीं पर मैं इसे समाप्त करता हूँ। अगले दिन आपको मैं सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ बताऊँगा, चूँकि ये बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य का जो लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा आप अपने नोट्स वगैरह भी बनाते रहें और परीक्षाओं की तैयारी आप करते रहें, ये मेरा संदेश आपको है। थैंक यू। ललके फो दबाओ, देखा वो कुल नान आ जाता।